हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शिवभूषण सर। आज क्लास 10th में द्विघात समीकरण में हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाएगा। हल करने का मतलब है कि उस द्विघात समीकरण को उसमें से जो चर दिया हुआ है उस चर का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे दो विधियाँ। पहली विधि गुणनखंड विधि और दूसरी विधि जो है वो द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके भी समीकरण को हल किया जाएगा और गुणनखंड करके भी। तो आइए देखते हैं पहले कि ये गुणनखंड का नियम क्या है। तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, इसमें पहली जो विधि रहेगी वो होगी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि और गुणनखंड में भी हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड में हम लोग द्विघात समीकरण के जो मध्य पद होगा उसको दो भागों में बांटेंगे। और गुणनखंड विधि में क्या पढ़ना है कि मध्य पद को दो भागों में विभक्त करके गुणनखंड करना। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ये टॉपिक पढ़ना है कि मध्य पद को दो भागों में विभक्त करके गुणनखंड करना। और दूसरी विधि है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र या जिसे हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र भी कहेंगे या श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, तो ये दो विधियां होंगी, इन्हीं दो विधियों से द्विघात समीकरण को हल किया जाएगा। तो इसमें आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे गुणनखंड विधि, जिसमें एक द्विघात समीकरण के मध्य पद को दो भागों में बांटकर गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे गुणनखंड किया जाएगा। तो इसी पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, तो जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। किसी समीकरण का मूल ज्ञात करना मतलब उस समीकरण का हल ज्ञात करना, और समीकरण का हल मतलब उस समीकरण में आए हुए चर का मान ज्ञात करना। तो यह जो द्विघात समीकरण है यह चर x में लिखा हुआ है, तो इसको हल करके हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे इसका मान ज्ञात किया जाएगा। तो पहले समीकरण लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मध्य पद को दो भागों में बांटने का क्या तरीका है, क्या रूल है, कैसे गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले क्या जाता है कि पहले और आखिरी पद का हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, पहले और आखिरी पद का क्या किया जाएगा, गुणा। यानी हम लोग यहाँ करेंगे 2x स्क्वायर और 3 का गुणा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 6x स्क्वायर, है ना, पहले पद और
अचर पद दोनों का गुणा किया जाएगा तो यहाँ से 6x² मिलेगा। लेकिन यहाँ बीच में दिया हुआ है -5x, तो ये जो बीच में संख्या -5 है इसको हमें दो भागों में बांटना है। इस तरह से बांटना है कि उनका गुणा करें तो ये +6 मिल जाए और उनको जोड़े घटाए तो -5 आ जाए। ठीक है, तो ये जो संख्या 6 है इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं? पहला पद यानी x² का गुणांक और अचर पद दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें 6 मिल रहा है। तो इस 6 के कितने गुणनखंड संभव हैं? तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 6 और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। तो 1 का 6 में गुणा होगा तब भी 6 आएगा, 2 का 3 में गुणा होगा तब भी 6 आएगा। लेकिन यहाँ कर रहा है कि बीच में क्या आना चाहिए? -5। अब 6 में से अगर एक घटाएंगे तब आएगा -5। 6 में से एक घटाएंगे तो हमें यहाँ तब 5 मिलेगा। लेकिन अगर इन दोनों को घटाना है तो इसमें से एक को माइनस एक को प्लस रखना पड़ेगा। अब एक माइनस एक प्लस अगर करेंगे तो गुणा होने पर -6 मिलने लगेगा। ठीक है ना, जैसे कि अगर हमें यहाँ बीच में माइनस लाना है 5 तो 1 को प्लस में और 6 को माइनस में रखें तो इन दोनों को अगर संख्याओं को आपस में घटाया जाएगा तो मिलेगा -5, लेकिन गुणा होगा तो -6 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो गुणनखंड है 1 और 6 इसमें से इसको नहीं लेना है, ये नहीं लिया जाएगा। अब आते हैं 2 और 3 पर। 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, लेकिन यहाँ -5 लाना है तो इसलिए करते क्या है कि दोनों को हम लोग रख देते हैं माइनस में। अब 2 को भी माइनस में, 3 को भी माइनस में, दोनों ऋणात्मक संख्या गुणा होगा तो +6 और -2 -3 जुड़ेगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस -5 को कैसे बांटेंगे दो भागों में? -2 और -3 में, -2 और -3 में। तो यहां से लिखेंगे इसको 2x² -2x -3x + 3 = 0। ठीक है, -2x -3x मिलकर -5x और गुणा होगा तो +6x² हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से करेंगे हम लोग कॉमन। तो पहले दोनों पद में क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ भी गुणे में 2 है, यहाँ भी गुणे में 2 है, 2 2 से कट जाएगा तो 2 कॉमन हो जाएगा। और यहाँ x 2 घात का, यहाँ 1 घात का, तो हमेशा चर में कोई भी चर अगर आया है और वो अलग अलग घात का है तो उसमें कॉमन करने के लिए हमेशा छोटा वाला घात कॉमन करेंगे। तो x² और x में से कॉमन क्या करेंगे? x को। चलिए, तो यहाँ से 2x कॉमन हो गया, x 2 घात का था तो 1 घात का बचेगा, यानी 1x बचेगा। और यहाँ से ये 2x पूरा कॉमन हो गया इसमें से, तो यहाँ हो जाएगा -1। ठीक है, फिर इन दोनों में से कॉमन क्या करेंगे? देखिए, अब इन दोनों में से दिख रहा है तो 3 तो है यहाँ 3 कॉमन करने के लिए, लेकिन +3 या -3, तो ये कैसे पता करेंगे? तो इधर कॉमन इस तरीके से करना है कि जो यहाँ ब्रैकेट में बना हुआ है वही इधर भी ब्रैकेट में आना चाहिए। और इसमें ब्रैकेट में जो x लिखा है वो प्लस में है, और यहाँ अगर देखा जाए तो x के गुणे में -3 है। तो अगर इस 3 को चिन्ह के साथ यानी माइनस के साथ कॉमन कर लेंगे तो x प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ दोनों में से कॉमन करेंगे -3 को, तो x बचेगा प्लस में, और यहाँ से जब 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ प्लस जो था वो माइनस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ इसका मान 1 हो जाएगा। तो देखिए ये बन गया कॉमन ऐसे। अब ये दोनों गुणनखंड अगर देखा जाए यहाँ पर x - 1 x - 1 दोनों में एक जैसा ही दिख रहा है, बराबर है, तो ये ब्रैकेट वाला मान इन दोनों में से कॉमन करेंगे। तो x - 1 जब कॉमन होगा तो दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से बचेगा 2x, और यहाँ से x - 1 कॉमन हो गया तो बचेगा -3 और = 0। तो यहाँ दो गुणनखंड बने हैं और दोनों गुणनखंड का गुणनफल 0 के बराबर है। तो अब ये दो गुणनखंड है, गुणनफल के रूप में लिखे और बराबर में 0 आ रहा है। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमें 0 कब मिल सकता है? तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 हमें तभी मिल सकता है जब उन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या 0 हो,
या फिर दोनों जीरो हो, तभी उनका गुणनफल जीरो हो सकता है। तो इसका मतलब इन दोनों गुणनखंडों में से कोई ना कोई एक जीरो रहा होगा या दोनों जीरो रहे होंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से इनको मानेंगे कि बारी बारी से ये जीरो के बराबर। तो यदि ऐसा हम लोग करते हैं कि यदि ये पहला वाला गुणनखंड ही अगर जीरो के बराबर रहा होगा तब तो x माइनस वन बराबर जीरो, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x बराबर वन हो जाएगा। या हो सकता है कि दूसरा वाला गुणनखंड जीरो के बराबर रहा हो, तो दूसरे वाले गुणनखंड को अगर जीरो के बराबर करेंगे तो 2x माइनस थ्री बराबर जीरो, तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 3, और x का मान यहाँ से निकालेंगे तो दो गुणे में पक्षांतर करने पर इधर 3 के बटे में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो x का मान 1 हो गया और x का मान 3/2 हो गया। तो इस द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करना यानी हल को ज्ञात करना, मतलब है इस द्विघात समीकरण में आए हुए चर का मान ज्ञात करना। तो यहाँ चर के रूप में x था, तो x का हमने ये मान निकाल दिया, यही इस द्विघात समीकरण का मूल या हल हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए तो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये दिया है द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, करा इसके मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए, ठीक है, तो समीकरण लिखते हैं 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए रूल वही रहेगा, फिर से क्या करेंगे, पहले वाले पद में x स्क्वायर का गुणांक 6 और अचर पद -2, तो 6 और -2 का अगर गुणा होगा तो आएगा -12। अब हमें करना क्या है कि ऐसी दो संख्या लेना है जिसका गुणा करे तो ये -12 हो जाए, और उनको आपस में जोड़े या घटाए तो यहाँ जो x का गुणांक है, यहाँ x के गुणे में कोई संख्या नहीं लिखा हुआ है तो माना जाएगा कि इसके गुणे में क्या है 1, लेकिन आगे चिन्ह माइनस भी दिया है, तो यहाँ पर x का गुणांक हम लोग लेंगे -1, x का गुणांक -1। तो यानी हमें ऐसी दो संख्या लेना है जिसका गुणा करे तो -12, उनको जोड़े या घटाए तो मिले -1। तो इसके लिए हम लोग करेंगे पहले इस संख्या 12 का गुणनखंड, चिन्ह छोड़कर पहले 12 का गुणनखंड देखते हैं। तो 12 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, दो संख्याओं के रूप में 1 गुणे 12, ठीक है, या फिर 2 गुणे 6, 3 गुणे 4, या फिर और कोई संख्या। तो बस ये 1 12 2 6 3 और 4, क्रम नहीं बदलना है क्योंकि संख्याएं वो दोनों वही रहेंगी, चाहे 3 का गुणा 4 में करे या 4 का गुणा 3 में। तो यानी इन सब में क्या आ रहा है गुणनफल के रूप में 12। लेकिन हमें यहाँ इस तरह से करना है कि इन जोड़े को जो संख्या गुणनखंड के रूप में मिला, इनको जोड़ने या घटाने पर 1 आए और गुणा करे तो -12 हो जाए। तो अच्छा, इनमें पहले वाले गुणनखंड में अगर देखा जाए, ये पहले वाले में ये जो पहला वाला दिया हुआ है गुणनखंड, क्या 12 और 1 को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कभी 1 आएगा, 12 में से 1 घटाए चाहे 1 में से 12, कभी ये -1 नहीं मिलेगा, तो ये गुणनखंड ऐसे ही कट जाएगा। दूसरे वाले की बात करते हैं, दूसरे वाले की 6 और 2 का गुणा 12 तो आ जाएगा, लेकिन क्या 6 में से 2 को घटाने पे या 2 में से 6 को घटाने पर -1 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये वाला गुणनखंड भी कट जाएगा। अब आते हैं 3 और 4 पर। 3 और 4 में क्या होगा, 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 12 भी मिलेगा, और 3 में से 4 को अगर घटा दिया जाए तो -1 भी मिल जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग कौन सा गुणनखंड लेंगे, ये 3 और 4 का गुणनखंड। ठीक है, तो 3 और 4 का गुणनखंड लिया जाएगा, लेकिन चिन्ह कैसे लेंगे, तो बीच में हमें लाना है -1, बीच में यहाँ -1 लाना है, और गुणा करने पर -12। तो इन दोनों संख्याओं में से जो संख्या बड़ा रहेगा उसको माइनस लिखेंगे और छोटे वाले को प्लस। तो 3 में से 4 घटेगा तो -1 मिल जाएगा। चलिए, तो इन्हीं दोनों संख्याओं को लिखते हैं यहाँ पर।
तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। बीच वाले संख्या को जो -1 था इसको दो भागों में इस तरह से बांटा गया। 3 माइनस 4x, 3 में से 4 घटेगा तो -1 बच जाएगा, प्लस 3 और -4 का गुणा होगा तो -12 भी आ जाएगा। तो चलिए कॉमन करते हैं। तो पहले दोनों में से कॉमन क्या होगा, 6 और 3 गुणे में है तो 6 और 3 दोनों जो है वो 3 से कटेगा। तो जिन संख्या से ये दोनों कटेंगे उन्हीं संख्या को कॉमन करेंगे। तो 3 से दोनों कटेगा तो 3 कॉमन करेंगे। पहले वाले पद में x 2 घात का है, दूसरे में 1 घात का, तो चर में हमेशा छोटा वाला घात कॉमन करते हैं। तो 3x कॉमन हो जाएगा दोनों में से। अब कॉमन करने के बाद जो संख्या मिलेगा इसी से हम लोग भाग देंगे और जो आएगा वो अंदर लिखा जाएगा। 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा तो 2 अंदर लिख लेंगे। x से x² कटेगा तो एक x बचेगा, इसको 2 के साथ लिख लेंगे। और इधर 3x से 3x में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा तो यहाँ +1 हो जाएगा। अब इधर वाले में आते हैं, यहाँ -4 यहाँ -2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो 4 और 2 दोनों 2 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में जो मान है वो प्लस में आया है तो यहाँ भी हमें प्लस बनाना है। तो इन दोनों में माइनस दिया हुआ है तो दोनों में से अगर हम -2 कॉमन कर लें, -2 तो क्या होगा, -2 से -4 में भाग हो जाएगा तो +2 और x बचेगा, और -2 से -2 में भाग होगा तो ये एक बार में कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों ब्रैकेट में जो मान है वो एक जैसा हो गया। तो अब हम लोग दोनों ब्रैकेट जो एक जैसा है इस ब्रैकेट को ही कॉमन कर लेंगे। तो 2x + 1 कॉमन हो जाएगा, तो दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से बचेगा 3x - 2 इक्वल टू 0। अब जैसा कि कहा गया यहाँ दो गुणनखंड बन गए और दो गुणनखंडों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 के बराबर रहा होगा या दोनों 0 रहे होंगे, तभी गुणा होकर बराबर में हमें 0 मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ से बारी बारी से इनको 0 के बराबर करेंगे। तो हो सकता है कि यदि पहला वाला गुणनखंड जो है अगर यही 0 के बराबर रहा हो तो 2x + 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -1 और यहाँ से x इक्वल टू -1/2। ठीक है, तथा ऐसा हो कि दूसरा वाला गुणनखंड अगर 0 के बराबर हो तो या 3x - 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3x इक्वल टू हो जाएगा +2 और x का मान निकालेंगे तो 2/3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ये द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो इसके दो मूल मिलेंगे, -1/2 और 2/3। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं द्विघात समीकरण पर, और ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अब इसमें ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन आ गया। द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 इक्वल टू 0 है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो 3x² - 2√6x और +2 इक्वल टू 0। चलिए, तो पहला रूल वही कि पहले और आखिरी संख्या का गुणा करेंगे, तो 3 और 2 का गुणा होगा तो बराबर में मिलेगा 6। तो यानी हमें इस 6 को इस तरह से दो भागों में बांटना है कि उन दोनों संख्याओं का गुणा हो तो 6 आए और जोड़ने या घटाने पर 2√6 आए। ठीक है, चलिए तो देखिए 6 का गुणनखंड अगर करेंगे तो 6 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 × 6 हो सकता है, 6 का गुणनखंड 2 × 3 हो सकता है। यही दो गुणनखंड मिल सकते हैं, लेकिन इन दोनों में कहीं रूट वाला तो मान आया ही नहीं है, इन दोनों में रूट नहीं लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ जो हमें बीच में दिया हुआ है वो √6 लाना है। तो इन दोनों गुणनखंडों में किसमें 6 आया हुआ है, तो पहले वाले गुणनखंड में यहाँ 6 आया हुआ है। अब जैसा कि पता है कि अगर
एक ही संख्या जो है वो दो बार गुणे में रूट में लिखा हो तो इसका रूट हट जाता है। ठीक है, एक ही संख्या अगर रूट में दो दो बार गुणे में ऐसे आ जाए तो गुणा करने से उसका रूट हट जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमें बीच में लाना है √6, लेकिन इस गुणनखंड में तो 6 है ही नहीं, तो ये वाला गुणनखंड नहीं लिया जाएगा। हम लोग लेंगे ये वाला गुणनखंड। और इसको कैसे हल करेंगे? तो 1 का गुणा अगर 6 में होगा तो ये कितना हो जाएगा? केवल 6 हो जाएगा। और 6 को हम लोग लिख सकते हैं रूट में 6 इंटू रूट में 6। अच्छा, रूट में 6 और रूट में 6 का गुणा होगा तो 6 आएगा। और हमें लाना है बीच में क्या? हमें बीच में लाना है -2√6। तो ये एक √6, ये दूसरा √6, दोनों को जोड़ेंगे तो 2√6 हो जाएगा। लेकिन बीच में माइनस लाना है इसलिए दोनों को रखेंगे माइनस में। अब दोनों अगर माइनस में होगा तो गुणा होकर +6 और जोड़ेंगे तो -2√6 हो जाएगा। तो यानी हमें यहां से ये लेना है गुणनखंड √6 और √6, किसमें? माइनस में। तो देखिए इधर इस बात का ध्यान रखते हुए कि √x का √x में अगर गुणा होगा तो हमें x मिलता है। ठीक है, या x है यहाँ तो हम लोग कोई और कर लेते हैं। अच्छा, जैसे √a गुणे √a तो ये बन जाता है a। इसी नियम का पालन करते हुए यहाँ बनाते हैं। तो इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 3x², ये -√6x माइनस √6x और +2 = 0। ठीक है, √6 माइनस √6 का गुणा होगा तो +6 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो -2√6 आ जाएगा। हाँ, अब कॉमन कैसे करेंगे इसमें? अब कॉमन इसमें ऐसे करना है कि यहाँ पर ये जो 3 है, अब 3 के बारे में भी पता है कि 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। और क्या लिख सकते हैं? ये जो √6 है इसको लिखा जा सकता है √2 इंटू √3। ऐसे गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। तो देखिए इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये जो 3 है ये केवल 3 नहीं है, ये क्या है? ये 2 बार √3 है। 3 क्या है? 2 बार √3। और ये √6 केवल √6 नहीं है, ये है √2 इंटू √3। तो इन दोनों में से कॉमन क्या करेंगे? √3। अगर देखा जाए तो इनमें ये √3 कॉमन तो दिख रहा है, तो यानी दोनों में से हम लोग कॉमन करेंगे √3। अब √3 कॉमन होगा और साथ में एक घात का x, तो क्या बचेगा? अगर इसमें से एक √3 निकल गया तो एक √3 बचेगा, यानी यहां से बचेगा √3 और x माइनस, और √6 में से √3 अगर निकल गया तो √2 बचेगा, तो यहां लिखेंगे -√2। ठीक, अब बात करते हैं इधर वाले के। तो देखिए ये जो 2 लिखा है, क्या 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। और जब इधर बाद वाले दोनों में से कॉमन करने जाएंगे तो इसमें से हम लोग कॉमन कर लेंगे √2। और इन दोनों में से जब √2 कॉमन होगा तो यहाँ √2 बचेगा और यहाँ √3 बचेगा, क्योंकि इसमें √3 बचा रहेगा। तो माइनस चिन्ह के साथ √2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 और x, और 2 में से 2 मतलब √2 इंटू √2, √2 कॉमन हो गया तो बचेगा -√2 और बराबर में 0। चलिए, तो यहां से ये √3x माइनस √2 ये कॉमन करेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में यहां से बचेगा √3x और माइनस √2 = 0। तो यहां से दोनों गुणनखंड एक जैसा, तो यदि √3x माइनस √2 = 0 तो √3x = √2, x = √2/√3। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये दूसरा गुणनखंड भी वही है, तो इसको भी अगर 0 के बराबर करेंगे तो √3x माइनस √2 = 0, तो √3x = √2
और x इक्वल टू हो जाएगा √2 अपान √3, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस तरीके से रूट वाला गुणनखंड भी किया जाएगा। चलिए, तो आज हमने द्विघात समीकरण को हल करने के लिए गुणनखंड विधि का एक नियम पढ़ा और कुछ एक दो एग्जाम्पल भी हम लोगों ने किया। अगले वीडियो में हम लोग इसी गुणनखंड पर आधारित कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।